नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपनी तरफ से एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। और दोस्तों करते हैं रिक्वेस्ट कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की सबसे पहली खबर है, दरभंगा कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर 5 प्रतिष्ठान सील। दरभंगा में कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। बिहार सरकार के निर्देश जारी कर सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, जिसे लेकर डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में जिले भर में मास्क अभियान चलाया गया। दरभंगा कोरोना वायरस से बचाव और सुरक्षा के लिए बिहार सरकार ने आदेश जारी कर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही वैसे प्रतिष्ठान जहां के कर्मचारी और ग्राहक मास्क पहने नजर नहीं पाए जाते हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों को 3 दिनों के लिए सील करने और उनसे जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग नहीं करने पर ऐसे प्रतिष्ठानों को 28 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक के लिए सील कर दिया गया है। दरभंगा जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने दरभंगा शहर की सड़कों पर निरीक्षण किया। दोनों के नेतृत्व में एक सदर अनुमंडल पदाधिकारी और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने मास्क अभियान चलाया। मास्क अभियान के तहत लहेरिया सराय में सुहागन ज्वेलर्स, न्यू सिमरन रेडीमेड संगम और ज्वेलर्स महल सहित कई प्रतिष्ठान में कर्मचारी और ग्राहक मास्क का प्रयोग करते नहीं पाए गए, जिसके बाद 3 दिनों के लिए प्रतिष्ठानों को सील किया गया। नल जल योजना में एक और बड़ी लूट, आरटीआई में हुआ 48 लाख रुपए की अवैध निकासी का खुलासा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना में शामिल हर घर नल जल और नली गली पक्कीकरण योजना का लूट का अड्डा बना हुआ है। बिहार के पूर्व राजस्व मंत्री सह बांका विधायक राम नारायण मंडल के पैतृक पंचायत लकड़ी कोला स्थित महेसाडी गांव के वार्ड नंबर 11 में इस योजना के तहत लूट का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वार्ड क्रियान्वयन समिति के फर्जी हस्ताक्षर के सहारे तत्कालीन बीडीओ, सचिव और वार्ड सदस्य ने 48 लाख की अवैध निकासी की है। ग्रामीणों को लोक सूचना के आधार के तहत इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली। इस बात ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक ये शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले के बारे में बताते हुए ग्रामीण पवन कुमार यादव ने बताया कि योजना के तहत सबसे पहले बांका प्रखंड को राशि आवंटित हुई थी, लेकिन धरातल पर योजना के तहत किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ। लिहाजा ग्रामीणों ने योजना की आवंटित राशि का ब्यौरा जानने के लिए आरटीआई दाखिल की। इस आरटीआई से पता चला कि तत्कालीन बीडीओ विजय चंद्रा और सचिव राजेंद्र शर्मा और वार्ड सदस्य भागवत दास ने वार्ड क्रियान्वयन समिति के फर्जी हस्ताक्षर से 48 लाख की राशि निकाल ली है। वही वार्ड क्रियान्वयन समिति के सदस्य मीना देवी के पति शंकर दास ने बताया कि पत्नी के बगैर हस्ताक्षर लिए हैं और अवैध तरीके से राशि निकाली गई है। इस बारे में मीना देवी को जानकारी नहीं है। विकास कार्य की बात करे तो सिर्फ पानी की टंकी ही खड़ी की गई है। पाइपलाइन बिछाने का कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। बिहार में कभी भी गिर सकती है सरकार, कार्य करता रहे चुनाव, यानी कि इस बात को चिराग पासवान ने कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में करारी हार मिलने के बाद एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार विधानसभा के प्रत्याशियों और जिला अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। यह बैठक 28, 29 और 30 नवंबर तक चलेगी। एक दिन में 30 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी से चिराग पासवान बारी बारी से मुलाकात करेंगे और चुनाव में हार की वजह क्या रही, इसे लेकर विस्तार और चर्चा करेंगे। चिराग पासवान का कहना है कि बिहार की 24 लाख का जनता यानी कि 6% वोट प्रतिशत लोजपा को देने का काम किया है। और चिराग पासवान ने स्थापना दिवस के अवसर पर अपने कार्यकर्ता और मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में जो मौजूदा सरकार चल रही है वह कभी भी गिर सकती है। इसी वजह से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। चिराग पासवान ने सभी कार्यकर्ताओं को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 243 विधानसभा क्षेत्र में तैयारियां शुरुआत करने का आदेश दिया है।
सदन में तेजस्वी और सीएम नीतीश के बीच हुई बहस पर चिराग पासवान ने कहा कि गलती दोनों तरफ से हुई है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। और राज्यसभा उपचुनाव पर चिराग पासवान ने कहा कि यह सीट भाजपा की है, यह उनका अधिकार है कि वह किसे अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है। चिराग के अनुमान के मुताबिक बिहार में जो सरकार चल रही है वह जल्द बिखर जाएगी। पूर्णिया में खेलने के दौरान एक ही परिवार के 3 बच्चों ने खाया जहरीला फल, स्थिति गंभीर। पूर्णिया के डगरुआ थाना क्षेत्र के बचेली गांव में 3 मासूम बच्चों ने अनजाने में जहरीला फल खा लिया, जिससे तीनों की स्थिति बिगड़ते देख आनन फानन में इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल लाया गया, जहां तीनों बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सभी बच्चों की उम्र 3 से 4 वर्ष है। घटना के संदर्भ में बच्चों के परिजन ने बताया कि तीनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। घर के बगल में लगे जहरीले फल को देख बच्चे यह नहीं समझ पाए कि यह फल जहरीला है। बच्चों को लगा कि यह फल खाने लायक है और तीनों बच्चों ने फल खाना शुरू किया, जिसके बाद एक एक कर तीनों बच्चे बीमार होने लगे। बाद में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक 3 बच्चों की स्थिति नाजुक है और फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। परिवार वालों की लापरवाही के चलते एक ही परिवार के तीनों बच्चों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वही सदर अस्पताल के डॉक्टर और तीनों बच्चों के इलाज में लगे हुए हैं। कभी कभी परिवार वालों की लापरवाही बच्चों की जान का कारण बनती दिखती है। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चल रही समीक्षा बैठक समाप्त हो गई। इस समीक्षा बैठक में बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव और अशोक चौधरी के साथ बिहार के कार्यकारी डीजीपी एसके सिंघल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से पालन करवाने के लिए हर जिले में विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया गया है। लंबित पड़े आपराधिक मामलों की समीक्षा तेजी से की जाए। भूमि विवाद का निष्पादन जल्द करने का निर्देश। राज्य के सभी थाने स्तर पर प्रत्येक सप्ताह समीक्षा बैठक की जाए और कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सख्ती से हो। भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच कर त्वरित कार्रवाई की जाए और प्रत्येक थाने में स्टेशनरी और अन्य सामग्री के लिए रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था सुनिश्चित रखा जाए। प्रत्येक थाने में महिलाओं के लिए शौचालय एवं स्नानाघर की समुचित व्यवस्था की जाए। सभी थानों में लैंडलाइन फोन की व्यवस्था का नियमित रख रखाव हो और सभी प्रमुख शहरों में सीसीटीवी स्थापना एवं कॉल सेंटर हेल्पलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। लद्दाख में चारों खाने चित हुआ ड्रैगन, फैल रहा झूठ। चीनी वैज्ञानिकों बोले भारत से दुनिया के अन्य देशों में फैला कोरोना। भारत के पूर्वी लद्दाख में महीनों से जारी सीमा विवाद में मुंह की खाने के बाद चीन की बौखलाहट समय समय पर सामने आती रही है। हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है जिससे उसका उल्टा ही मजाक उड़ने लगा है। दरअसल चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैला था। गौरतलब है कि पूरी दुनिया को पता है कि पिछले साल कोरोना वायरस का मामला चीन के वुहान शहर में सामने आया था और फिर वहीं से दुनिया के अन्य देश में महामारी के चपेट में आते गए। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की टीम का कहना है कि संभावना है कि साल 2019 में वायरस सबसे पहले भारत में गर्मी के मौसम में सामने आया। वुहान पहुंचने से पहले वायरस भारत के किसी जानवर से दूषित पानी के जरिए इंसान में गया था। डेली मेल के अनुसार चीनी वैज्ञानिक के दावे को ब्रिटेन के एक्सपर्ट ने खारिज कर दिया है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट डेविड रॉबर्टसन ने चीनी वैज्ञानिकों की रिसर्च को दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे कोरोना वायरस को लेकर समझ में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब दुनिया में कोरोना वायरस पर घिरे चीन ने दूसरे देशों पर उंगली उठाई हो। इससे पहले भी चीन ने इटली और अमेरिका पर कोरोना वायरस को लेकर बिना किसी सबूत के आरोप लगा चुका है। WHO भी कोरोना के पैदा होने की जानकारी जुटा रहा है। चीन ने भारत पर यह आरोप तब लगाया जब दोनों देशों के बीच लद्दाख सीमा को लेकर तनावपूर्ण स्थिति जारी है। भारत और लग्जमबर्ग के बीच डील, कोरोना वैक्सीन के लिए उपलब्ध कराएगा रेफ्रिजरेटर। साल भर से
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही दुनिया को जल्द ही राहत मिलने वाली है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है और कई एक्सपर्ट का दावा है कि भारत में अगले साल की शुरुआत में लोगों के लिए टीका का उपलब्ध भी हो जाएगा। मोदी सरकार ने वैक्सीन के वितरण के लिए तैयारियां तेज कर दी है। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ज्वेटियर बेटटेल ने गुजरात में वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन प्लांट लगाने का ऑफर दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद देश के सभी गांवों में वैक्सीन को उपलब्ध कराना और आसान हो जाएगा। दिल्ली और अहमदाबाद में स्थित अधिकारी सूत्रों के अनुसार लग्जमबर्ग फर्म बी मेडिकल सिस्टम अगले सप्ताह गुजरात में एक हाई लेवल टीम भेज रही है, जो कि वहां सोलर वैक्सीन रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और ट्रांसपोर्ट बॉक्स सहित एक वैक्सीन कोल्ड चेन बनाएगी। चूंकि एक प्लांट पूरा बनाने में लगभग 2 साल का समय लग जाएगा, इस वजह से कंपनी ने लग्जमबर्ग में से रेफ्रिजरेशन बॉक्स मंगाकर शुरुआत करने का फैसला किया है। रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट बॉक्स के जरिए से 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 से 20 डिग्री कम तक वैक्सीन को सुरक्षित रख सकेगा। चक्रवात निवार की तबाही के बाद ग्रामीणों की चमकी किस्मत। समुद्र किनारे बिखरा मिला सोना। चक्रवाती तूफान निवार कुछ लोगों के लिए मुसीबत बनकर आया तो कुछ की किस्मत चमक गई। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के काकीनाड के समुद्र तटों पर कुछ लोगों को सोने के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सोना खोजने के लिए किनारे पर पहुंच गए। सोने के टुकड़े मिलने की खबर जैसे ही फैली, भारी बारिश और ठंड के मौसम में भी लोग, जिसमें ज्यादातर यू कोठापल्ली ब्लॉक के उप्पाड़ा और सुरदापेटा गांव के लोग समुद्र किनारे पहुंचे, सोना खोजने के लिए पहुंच गए और उनको उम्मीद है कि उनको भी सोना का टुकड़ा मिलेगा। यू कोठापल्ली के पुलिस उपनिरीक्षक वी लोवा राजू ने बताया कि हमारी जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह समुद्र के किनारे आए 4-5 मछुआरों को रेत पर कुछ सुनहरे मोतियों जैसे सोने के टुकड़े मिले हैं, जो कि कुछ 100 रुपये की कीमत के थे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही समय में ये खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों मोतियों की तलाश में समुद्र तट पर पहुंच गए और खोजबीन में जुट गए। हाथ में छतरिया को पकड़े हुए ग्रामीणों ने उपदा समुद्र तट पर पहुंचकर वहां तूफान की वजह से जमी हुई रेत को हटाते हुए नजर आए। कोई कपड़े से रेत हटा रहा था तो कोई मछली पकड़ने वाली जाल से रेत हटा रहा था। हालांकि कुछ लोग भाग्यशाली रहे जिनको कुछ टुकड़े मिले, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी उम्मीद नहीं खोई। यह पूछे जाने पर समुद्र किनारे सोने के टुकड़े कैसे पहुंचे तो पुलिस उपनिरीक्षक राजू ने बताया कि पिछले महीने की भारी बारिश के दौरान किनारे के स्थित कुछ घर और पुराने मंदिर बह गए थे। उन्हीं में के कुछ में सोने के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। एलजेपी स्थापना दिवस पर चिराग पासवान ने बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना। बिना स्टार प्रचारकों के लोजपा ने एक सीट जीती। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को बिना भाजपा नाम लिए कहा कि हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने बिना किसी गठबंधन और स्टार प्रचार के एक सीट जीत हासिल की है। लोजपा को 24 लाख वोट और लगभग 6% मत प्राप्त हुए हैं, जो पार्टी के विस्तारक और प्रतीक हैं। लोजपा के स्थापना दिवस के मौके पर चिराग पासवान एक पत्र लिखकर ये बातें कही। चिराग पासवान ने पत्र में लिखा है कि पापा अब हमारे बीच नहीं है, जिससे हम सभी को अपूर्णीय क्षति हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को 24 लाख वोट और लगभग 6% मत अकेले प्राप्त हुए हैं, जो लोजपा के विस्तार को साफ दिखाता है। बिहार में पार्टी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के साथ कोई समझौता नहीं किया। भारत संग नेपाल के रिश्ते सुधरते देख बढ़ी चीन की बेचैनी। आनन फानन में भेज रहा रक्षा मंत्री। भारत और नेपाल के बीच सुधरते रिश्ते को देख हाल के दिनों में चीन की बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे में चीन नेपाल को अपने पाले में बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इसी बीच चीन के स्टेट काउंसलर और रक्षा मंत्री वई फेंगे रविवार को एक दिवसीय दौरे पर नेपाल जा रहे हैं। यह जानकारी नेपाल के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को दी। वई की यह यात्रा हाल फिलहाल में उच्च स्तरीय मानी जा रही है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिवसीय दौरे पर नेपाल आए थे।
अपने इस दौरे पर काठमांडू में वे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो रक्षा मंत्री भी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और मंत्रालय के अनुसार इसके अलावा यात्रा समाप्त होने से पहले वे नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से भेंट करेंगे और नेपाल सेना के प्रमुख जनरल पूरन चंद्र थापा से भी मिलेंगे। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा के समाप्त होने के कुछ दिनों बाद ही नेपाल के उत्तरी पड़ोसी चीन के द्वारा यह उच्च स्तरीय यात्रा संपन्न की जा रही है। शुक्रवार दोपहर ही नेपाल से वापस लौटे हैं और श्रृंखला की यात्रा से पहले भारतीय सेना और भारत की विदेशी जासूस एजेंसी प्रमुख काठमांडू पहुंचे थे। लद्दाख में चीन की घेराबंदी, पैगोंग में अब नेवी के मार्कोस कमांडो तैनात, आर्मी और एयरफोर्स कमांडो पहले से मौजूद। नेवी ईस्टर्न लद्दाख में पैगोंग झील के पास अपने सबसे खतरनाक मार्कोस कमांडो तैनात कर दिए हैं। मार्कोस को दाढ़ी वाली फोर्स भी कहा जाता है। इस इलाके में एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स पहले से मौजूद है। हालांकि भारत पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन चीन की चालबाजी को देखते हुए यहां ताकत भी बढ़ाई जा रही है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि लद्दाख में मार्कोस तैनात करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि तीनों सेनाओं के सबसे बेहतरीन कमांडो लद्दाख के मुश्किल हालात में तालमेल बिठा सके। इस तैनाती से मार्कोस को बेहद सर्द मौसम में ऑपरेशन को अंजाम देने का अनुभव मिल सकता है। सूत्र के मुताबिक मार्कोस कमांडो उसी एरिया में तैनात किए गए हैं जहां भारतीय और चीनी सेना इस साल अप्रैल के बाद से आमने सामने हैं। नौसेना के कमांडोज को जल्द ही झील में ऑपरेशन के लिए नई बोट भी मिलने वाली है। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश, धर्म परिवर्तन के ऑर्डिनेंस को राज्यपाल की मंजूरी, दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा होगी। मंजूरी दे दी। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब लव जिहाद अपराध की श्रेणी में आ गया है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा दी जा सकती है। इससे पहले यूपी सरकार ने 24 नवंबर को धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश पास किया था। 20 नवंबर को राज्य के गृह मंत्रालय ने न्याय और विधि विभाग को इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा था। इसके मुताबिक ऐसे मामलों में गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा और यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी इस मसले पर कानून बनाने की तैयारी चल रही है। यूपी में लॉ कमीशन के चीफ आदित्यनाथ मित्तल ने बताया कि भारतीय विधानसभा धर्म से जुड़ी आजादी दी है, लेकिन कुछ एजेंसियां इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। वे धर्म बदलने के लिए लोगों को शादी, नौकरी और अच्छी लाइफ स्टाइल का लालच देती हैं। हमने इस मामले पर 2019 में ही ड्राफ्ट सौंप दिया था। इसमें अब तक 3 बार बदलाव किए गए हैं। आखिरी बदलाव में हमने सजा का प्रावधान जोड़ा है। जम्मू कश्मीर में वोटिंग खत्म, डीडीसी की 43 सीटों के लिए चुनाव खत्म। पहली बार पाक रिफ्यूजियों ने मतदान किया। जम्मू कश्मीर में शनिवार को लोकतांत्रिक की नई इबारत लिखी गई। आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित राज्य बनने के बाद यहां पहली बार वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से 2 बजे तक वोट डाले गए। 11 बजे तक 22.12% मतदान हो चुका था और कोरोना, आतंकवाद और ठंड की चुनौतियों के बीच लोकतंत्र का यह त्योहार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कई मायनों में अहम है। डीडीसी, पंच और सरपंच चुनावों में पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी को भी वोट करने का अधिकार दिया गया। 7 दशक में पहली बार ऐसा है कि जब इन रिफ्यूजियों ने राज्य में पंचायत स्तरीय चुनाव में वोटिंग की। जानकारी के अनुसार जम्मू और कश्मीर की पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के 22,000 से अधिक परिवार हैं। आबादी के लिहाज से इनकी संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। इनमें 1 लाख रिफ्यूजी को वोटिंग का अधिकार है और आर्टिकल 370 लागू रहने तक ये रिफ्यूजी केवल लोकसभा चुनाव में ही वोट कर पाते थे। इन्हें विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था। मोदी ने 3 शहरों का दौरा किया। अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में देखी वैक्सीन बनाने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देश में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 3 कंपनियों का दौरा करने पहुंचे। सबसे पहले अहमदाबाद और उसके बाद हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन प्लांट का दौरा करने के बाद मोदी पुणे पहुंचे। यहां कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन फैसिलिटी है। मोदी ने कहा कि SII की टीम के साथ
अच्छी चर्चा हुई और उन्होंने मुझे वैक्सीन बनाने को लेकर अब तक हुए कामकाज की जानकारी दी। वही भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। मैंने वैक्सीन बनाने की फैसिलिटी का जायजा भी लिया और इससे पहले उन्होंने अहमदाबाद और हैदराबाद में अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन प्लांट का दौरा किया। मोदी ने हैदराबाद में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बना रही भारतीय कंपनी बायोटेक के वैज्ञानिकों को ट्रायल की कामयाबी के लिए बधाई दी। मोदी ने कहा कि उनकी टीम ICMR के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि इसकी प्रोसेस में तेजी आ सके। अमरिंदर बोले, खट्टर झूठे, अब 10 बार कॉल करे तो भी बात नहीं करूंगा। कृषि बिल को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच आंदोलन को लेकर बयानबाजी जारी है और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। खट्टर ने कहा था कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह से चर्चा करने के लिए उन्हें फोन लगाया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब अमरिंदर सिंह ने कहा कि खट्टर झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने कॉल किया और मैंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने हमारे किसानों के साथ ठीक नहीं किया, अगर वो 10 बार भी कॉल करेंगे तो भी मैं उनसे बात नहीं करूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को किसान आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों की मौजूदगी का दावा भी किया था। खट्टर ने शनिवार को कहा कि भीड़ में उपद्रवी के शामिल होने का इनपुट मिला है और वीडियो में वे लोग नारा लगा रहे थे, जब इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे पास पूरी रिपोर्ट है, जैसे ही जानकारी पुख्ता होगी हम इनका खुलासा करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।